हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आश्रम में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के बीच रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम जो 2020 में आयोजित हुए थे उसमें जो पूछे गए प्रश्न थे उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज डिस्कस करेंगे। रेलवे एनटीपीसी का जो 2020 का पहला एग्ज़ाम हुआ था वो 15 दिसंबर 2020 को हुआ था और उस 15 दिसंबर 2020 को जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में टायर वन का जो एग्ज़ाम था 15 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, उसमें जो जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करते हैं रेलवे एनटीपीसी 15 दिसंबर 2020 में जो पूछे गए प्रश्न थे उसको। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछा गया था एएफसी कप 2023। एएफसी कप 2023 कहाँ खेला जाएगा या कहाँ खेला गया? तो ये एएफसी कप 2023 कतर में खेला गया था। एक्चुअल में ये एएफसी कप 2023 में चीन में प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणवश बाद में इसको चीन से पोस्टपोन्ड करके कतर में इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन जो पूछा गया था एएफसी कप का 2023 में, वो एक्चुअल में ऑप्शन था चीन, तो आंसर उसका चीन लिया गया था। लेकिन दोनों चीज़ याद रखेंगे आप लोग कि चीन में प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणवश चीन में इसका आयोजन ना होकर कतर में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 एएफसी कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2019 में एएफसी कप का आयोजन यूएई में किया गया था, यानी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। एएफसी कप का मतलब है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। जो फुटबॉल का ये मैच है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन कप, इसका आयोजन 2019 में यूएई में किया गया था। अब इसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि 2027 में एएफसी कप 2027 में कहाँ खेला जाएगा? तो सऊदी अरब में एएफसी कप 2027 में आयोजन होगा, सऊदी अरब में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा, जिसको कि हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, वॉशिंग सोडा का उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। और कभी कभी इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O का उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है पूछा गया था एल नीनो के बारे में कि एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है? तो एल नीनो जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। याद रखेंगे आप लोग, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। दो तरह की जलधारा होती है, एक गर्म जलधारा, एक ठंडी जलधारा। और जिसमें एक होता है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, और एक होता है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा और अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। तो कुछ और प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है जिसको कि हम लोग याद रखेंगे, जिसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला गर्म जलधारा है उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, आप लोग याद रखेंगे इसका नाम। दूसरा है क्यूरोसियो की जलधारा, यह भी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अगला है अलास्का की जलधारा। अलास्का जलधारा जो है वो भी गर्म जलधारा है। उसके बाद है सुसीमा की जलधारा। सुसीमा की जलधारा भी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। कुछ अटलांटिक महासागर का भी गर्म जलधारा को हम लोग याद रखेंगे। जैसे पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम, यह किस प्रकार की जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, यह भी गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। फ्लोरिडा जलधारा, यह भी गर्म जलधारा है। इरमिंजिर की जलधारा, यह भी गर्म जलधारा है। और ब्राज़ील जलधारा, यह भी गर्म जलधारा है। तो आप लोग याद रखेंगे इसको, एल नीनो गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। ठीक है, अगला पूछा गया था बस। यह बस क्या है? तो बस एक कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न था।
बस क्या है? तो एक प्रकार का ये नेटवर्क टोपोलॉजी है। अब इस नेटवर्क टोपोलॉजी को हम लोग समझेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है। तो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझें कि एक नेटवर्क में उपस्थित सभी कंप्यूटर को, एक ही नेटवर्क में उपस्थित सभी कंप्यूटर को जो लिंक करने की प्रक्रिया है उसको हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अब नेटवर्क टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है यह बस। कुछ और एग्जाम्पल है नेटवर्क टोपोलॉजी से, जैसे कि स्टार, नाम याद रखेंगे स्टार। उसके बाद रिंग, RING, रिंग होता है नाम। मेस है। उसके बाद ट्री है, TREE, ट्री। उसके बाद हाइब्रिड, नाम याद रखेंगे आप लोग एक बार फिर से कि नेटवर्क टोपोलॉजी के एग्जाम्पल जो हैं, पहला तो एग्जाम्पल ये बस है, उसके बाद स्टार, रिंग, मेस, ट्री और हाइब्रिड, ये सभी नेटवर्क टोपोलॉजी के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओडिशा में स्थित है गहीर माता बीच, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओडिशा में स्थित यह गहीर माता बीच समुद्री कछुआ जो ओलिव रिडले जो एक प्रकार का समुद्री कछुआ है उसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का उपयोग गैल्वेनाइजेशन में किया जाता है। जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है? तो याद रखेंगे 30 होता है। जस्ता का परमाणु संख्या 30 और द्रव्यमान संख्या 65, द्रव्यमान संख्या 65 होता है। और जस्ता से संबंधित एक और क्वेश्चन कि जस्ता की खोज कब हुई थी? तो जस्ता की खोज हुई थी 1746 ईस्वी में। नाम याद रखेंगे आप लोग ईस्वी, 1746 ईस्वी में एंड्रियास मार्ग्राफ के द्वारा जस्ता की खोज की गई थी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर कंप्यूटर से ही पूछा गया था कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? पिछली बार RRB NTPC के एग्जाम में बहुत सारे फुल फॉर्म, हर एक शिफ्ट में 1 या 2 फुल फॉर्म पूछे जा रहे थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था URL का फुल फॉर्म। तो URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, आप लोग याद रखेंगे इसको। उसके बाद अगला है, पूछा गया था क्वेश्चन अस्थाई बंदोबस्ती किसके द्वारा लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। याद रखेंगे, अस्थाई बंदोबस्ती 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्ती की योजना बनाई किसने थी? अस्थाई बंदोबस्ती का जो मॉडल था वो किसने तैयार किया था? तो नाम याद रखेंगे, सर जॉन सोर ने अस्थाई बंदोबस्त की योजना का मॉडल तैयार किया था। ठीक है। अब इसी से संबंधित मिलता जुलता, इसी से अंग्रेजों के समय में भू राजस्व वसूलने की कुछ और भी परंपरा थी और भी व्यवस्था थी, जिसको कि हम लोग रैयतवारी व्यवस्था कहते थे। और पहला और दूसरा महालवारी व्यवस्था था। रैयतवारी और महालवारी भी भू राजस्व वसूलने की 2 व्यवस्था थी। एक तो अस्थाई बंदोबस्त तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में लागू किया गया था। इसमें क्या थे? अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार जो थे भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे, यानी जमींदार अपने हिसाब से भू राजस्व वसूलते थे। और भू राजस्व वसूलने की जो अन्य 2 व्यवस्थाएं थी वो एक और थी रैयतवारी, एक और महालवारी। रैयतवारी और महालवारी, तो याद रखेंगे रैयतवारी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैयतवारी व्यवस्था पहली बार कब लागू किया गया था? तो रैयतवारी व्यवस्था पहली बार 1792 ईस्वी में कर्नल रीड के द्वारा बारामहल जिले में लागू किया गया था। ठीक है। उसके बाद इसे 1820 में मद्रास में लागू कर दिया गया था। रैयतवारी व्यवस्था को पहली बार 1792 ईस्वी में कर्नल रीड के द्वारा बारामहल जिले में लागू किया गया था और 1820 में इसे मद्रास में लागू किया गया था। और महालवाड़ी व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हॉल्ट मैकेंजी को
महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे कि संवेग का फॉर्मूला पूछा गया था। देख रहे हैं आप लोग, संवेग का फॉर्मूला क्या था? तो मास इंटू वेलोसिटी बराबर संवेग होता है। संवेग का अगर एसआई यूनिट पूछा जाए तो केजी मीटर पर सेकेंड याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और संवेग से ही एक मिलता जुलता है आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड और आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे। इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो था वो मुंबई में था। भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1930 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में था और इस एसोसिएशन के अलावे भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की गई थी। आप लोग इसी से याद रखेंगे कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही 1936 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। उसके बाद एक और संस्था थी भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो स्थापित किया गया था, वो था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भार का ऐसा यूनिट किसके समान होता है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भार का ऐसा यूनिट किसके समान होता है? तो बल के समान होता है। भार का ऐसा यूनिट और बल का ऐसा यूनिट दोनों सेम होता है। क्या होता है ऐसा यूनिट? तो बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, या इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन होता है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। और यह कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने फारसी भाषा में एक समाचार पत्र लिखा था, उसका नाम क्या था? फारसी भाषा में जो संपादन किया था समाचार पत्र का, उसका नाम था मिरातुल अखबार, जो कि 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित किया गया था। यह संवाद कौमुदी 1821 में बंगाली भाषा में संपादित किया गया था और फारसी भाषा में 1822 में मिरातुल अखबार का संपादन किया गया था। राजा राम मोहन राय से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ संस्था था उसकी स्थापना की गई थी, जैसे पहला है ब्रह्म समाज, याद रखेंगे आप लोग। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद राजा राम मोहन राय के द्वारा ही आत्मीय सभा का स्थापना जो है 1815 ईस्वी में किया गया था और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। राजा राम मोहन राय से संबंधित प्रश्न कि आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया 1815 में, वेदांत कॉलेज 1825 में, ब्रह्म समाज 1828 में, ठीक है। अब क्वेश्चन है अगला कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान,
तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसकी भाषा किस पर आधारित थी। तो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की भाषा लो मशीन कोड पर आधारित थी, लो मशीन कोड पर आधारित थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें किसका प्रयोग किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान एवं परमाणु संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान एवं परमाणु संख्या भिन्न होती है समभारिक कहलाते हैं, समभारिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंकों को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है। तो बैंकों को जो रेगुलेट करती है वो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई से कुछ क्वेश्चन याद रखेंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर। आयोग भी पूछा जाता है तो हिल्टन यंग आयोग आप लोग याद रखेंगे। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर गाड़ी में यात्रा करते समय यात्री गति के किस नियम के कारण आगे की ओर झुक जाता है। सड़क पर गाड़ी में यात्रा करते समय यात्री गति के किस नियम के कारण आगे की ओर झुक जाता है। तो गति के जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है उसके कारण जो है सड़क पर गाड़ी में यात्रा करते समय यात्री आगे की ओर झुक जाता है। उसके बाद अगला है कच्चे माल से बनाई जाने वाली सामान, जो कच्चे माल से बनाई जाने वाली वस्तु है वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कच्चे माल से बनाई जाने वाली वस्तु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के भूले बिसरे दीवानों की याद में आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। तो यह लाल किला में बनाया गया है। लाल किला दिल्ली, वहीं पर यह आज़ादी के दीवाने संग्रहालय बनाया गया है। लाल किला से आप लोग क्वेश्चन याद रखेंगे कि लाल किला की स्थापना किसने की थी या लाल किला किसने बनवाया था। तो शाहजहां ने बनवाया था 1639 ईस्वी में। 1639 में लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट कौन सा है। भारत का पहला प्रोजेक्ट जो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलता है तो वो है डीएमआरसी मेट्रो यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। जो डीएमआरसी मेट्रो है वो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलता है और वो भारत में चलने वाला पहला प्रोजेक्ट है वेस्ट टू एनर्जी पावर पर आधारित। ठीक है। तो आप लोग डीएमआरसी को याद रखेंगे कि डीएमआरसी की स्थापना या डीएमआरसी भारत में कब स्थापित हुआ। 2002 में पहली बार 24 दिसंबर 2002 को डीएमआरसी की स्थापना हुई थी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक थोरियम किस राज्य में पाया जाता है। तो सबसे अधिक थोरियम केरल में पाया जाता है। केरल राज्य में सबसे अधिक थोरियम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की इकाई यानी सबसे बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी की इकाई क्या है। तो टेराबाइट है। तो 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है 1024 गीगाबाइट। 1024 जीबी याद रखेंगे। 1024 होता है। 1 टीबी बराबर 1024 जीबी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में क्या होता है। तो यह क्वेश्चन ऑप्शन के पर आधारित था। तो ऑप्शन में रो और कॉलम, MS एक्सेल में क्या होता है रो और कॉलम होता है। वैसे MS एक्सेल में आप इसको रो और कॉलम को मिलाकर सेल का निर्माण होता है तो आप इसे सेल भी कह सकते हैं। MS एक्सेल में क्या होता है सेल भी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो याद रखेंगे अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, हरिसेन। समुद्रगुप्त से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो वीणा बजाता था समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और समुद्रगुप्त वीणा से संबंधित थे, वीणा वो बजाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। जो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला। यह करंट से संबंधित प्रश्न था। तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मृणाल सेन को मिला था। अब हम लोग अभी वर्तमान का याद रखेंगे कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मृणाल सेन को मिला है। वर्तमान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो 2024 में मिला है वो किसे मिला है, तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है, तो 10 लाख रुपए है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या था। जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे, तो 1947 से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे, याद रखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि COOH किस क्रियात्मक समूह से संबंधित है। ये कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद है सल्फोनिक एसिड किसका उदाहरण। सल्फोनिक एसिड जो है वो कार्बोनिक एसिड है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था खाद्य श्रृंखला में सर्वप्रथम क्या आता है। ये सब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप इन सबको याद रखेंगे। खाद्य श्रृंखला में सर्वप्रथम क्या आता है, तो खाद्य श्रृंखला में सर्वप्रथम स्वपोषी आता है। ठीक है। अब वंदे मातरम की रचना किसने की थी। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी का ही उपन्यास था आनंद मठ, उसी आनंद मठ में यह वंदे मातरम लिखा गया था। ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। उसके बाद गलसुआ रोग किसके कारण होता है, तो गलसुआ रोग जो है विषाणु वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण कुछ और भी रोग होते हैं, जैसे एड्स है, डेंगू है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा होता है, चेचक होता है, हेपेटाइटिस होता है, रेबीज होता है। कोविड-19 भी विषाणु के कारण ही हुआ था। मेनिंजाइटिस जिससे कि मस्तिष्क प्रभावित होता है, वह भी विषाणु के कारण ही होता है। ट्रैकोमा जिससे कि आँख प्रभावित होता है, वह भी विषाणु के कारण होता है। हर्पीज भी विषाणु के कारण होता है। छोटी माता भी विषाणु के कारण होता है। ठीक है। ये सारे रोग विषाणु यानी वायरस के कारण होते हैं। अब अगला क्वेश्चन था कि एक वर्ष में उत्पादित कुल माल एवं सेवाओं के योग को क्या कहा जाता है। एक वर्ष में उत्पादित कुल माल एवं सेवाओं के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जो है भारत में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र भारत के किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र स्थापित है। अगला क्वेश्चन था अंग्रेज ने राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी नीति आरंभ की थी, तो सहायक नीति। सहायक नीति भारत में अंग्रेजों ने राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरुआत की थी। ठीक है। और सहायक संधि किसने शुरू की, लॉर्ड वेलेस्ली, नाम याद रखेंगे आप लोग।
सहायक संधि शुरू करने वाला लॉर्ड वेलेस्ली था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंगाली भाषा के प्रथम उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाली भाषा के प्रथम उपन्यास थे, दुर्गेश नंदिनी उसके लेखक थे। उसके बाद है, संपत्ति का समान रूप से वितरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? संपत्ति का जो समान रूप से वितरण किया जाता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो समाजवादी। समाजवादी का मतलब है कि संपत्ति का समान रूप से वितरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब वेब पेज को हम लोग ओपन करते हैं, जब वेब पेज को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो पेज खुलता है उसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जो खुलता है उसको हम लोग होम पेज कहते हैं। होम पेज, होम पेज। उसके आज इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबों को यह वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक छात्रों के बीच शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।